बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द अदर साइड। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। नाज़रीन, बिलाखिर वो फ़ैसला आ गया जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। कुछ दिन से वो फ़ैसला महफूज था, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिज़र्व सीट्स देनी है नहीं देनी, जिसमें अक़लियतों की सीट्स हैं, जिसमें ख़वातीन का मखसूस कोटा है, वो मिलनी है नहीं मिलनी। बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने वो फ़ैसला दे दिया। मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में ये बात की थी कि जब कोई फ़ैसला महफूज हो जाता है और वो लंबे अरसे तक महफूज हो जाए तो अक्सर ही वो तहरीक इंसाफ के लिए गैर महफूज साबित होता है। तो आज भी ये फ़ैसला तहरीक इंसाफ के लिए गैर महफूज ही साबित हुआ। तहरीक इंसाफ लेड सुन्नी इत्तेहाद, जो भी आप इसको कह सकते हैं। नाज़रीन, जो इलेक्शन कमीशन ने जो रीज़न्स लिखी हैं अपने तहरीरी फ़ैसले में, वो आपके नज़र किए देते हैं, उसके बाद उस पर डिस्कशन भी कर लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले में कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर रजिस्टर्ड सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और ना बर वक्त तरजीही फहरिस्त जमा करवाई। तरजीही फहरिस्त जमा ना करवाने से आया होता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन लड़ने में दिलचस्पी नहीं रखती थी और ना ही उसे मखसूस नशिस्तें चाहिए थी। ये इन शॉर्ट मैंने आपको बताया है कि जी क्या उन्होंने उस पर एलिगेशन लगाया और क्यों नहीं उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद को रिज़र्व सीट्स दी। नाज़रीन, इस पर भी बात करेंगे। और इसके बाद आज हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हैसियत से आज अपना ओथ भी ले लिया। आज उनके चेहरों पे हमें खुशी नज़र नहीं आई। जब उनको हम देख रहे थे कि जब वो ओथ ले रहे थे उस वक्त भी ख़ास कोई मखसूस सी सोच थी जो उनके चेहरे पे थी। उनकी सारी पार्टी भी उसी तरह से थी, मतलब किसी के चेहरे पे एक्सप्रेशंस में हमें कोई खुशी, कोई एक्साइटमेंट नज़र नहीं आई। या तो उन्हें ये नज़र आ रहा है कि आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, या फिर हो सकता है ये भी कुछ कह रहे हैं कि जी 45-47 के बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं और जो प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे हैं उनकी अपनी सीट के बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। तो शायद ये भी हो सकता है कि चीज़ें सामने हों। लेकिन बहरहाल जी, एक जो हमने ट्रेलर देखा, अगर असम्बली के हवाले से बात कर लें, ऐवान के हवाले से बात कर लें, तो नाज़रीन जो अपोजिशन है इस वक्त, यानी कि तहरीक इंसाफ लेड सुन्नी इत्तेहाद, तो वो खासा टफ टाइम देने जा रही है। इस सब में हम देख रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ लेड सुन्नी इत्तेहाद जो है वो टफ़ टाइम देने जा रही है अपोजिशन के तौर पे, तो हमारी हुकूमती जमात भी कहीं पीछे नहीं है। हुकूमत हमेशा बिग ब्रदर की तरह ट्रीट करती है, वो कभी भी उस तरह से जवाब नहीं देती है, उसको हमेशा अपोजिशन को साथ लेके चलना होता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा पाकिस्तान टेलीविज़न है वो कुछ अपोजिशन का अगेंस्ट अपोजिशन करता हमें नज़र आया। अगर किसी को बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं पेशगी माजरत चाहती हूँ। लेकिन जब अपोजिशन के लीडर जो थे, जो कि अब बाकायदा नॉमिनेट हो चुके हुए हैं, जिस दिन ये अपोजिशन का बाकायदा और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब का चुनाव होना था, जिस दिन बाकायदा ये वोटिंग होनी थी, उस दिन जब शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की तो वो तो धुआंधार तरीके से दिखाएगी पाकिस्तान टेलीविज़न पे। लेकिन जब उसके बाद उमर अयूब साहब ने तकरीर की तो ब्लैक आउट हो गया और बार बार होता रहा। और ये पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, ये बार बार होता जा रहा है। महमूद अचकज़ई की दफ़ा भी ये हुआ, बल्कि आज भी ये हुआ। जब उन्होंने ऐवान से ख़िताब करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, तो पीटीवी को फिर एक दफ़ा बुरा लग गया और वो फिर ब्लैक आउट हो गया। नाज़रीन, ये सिलसिला क्या चलता रहेगा और उस पर जो अभी फ़िल वक्त हुकूमत की जानिब से, कुछ हुकूमती हलकों की जानिब से बावसूख ज़राए से जो बातें सामने आ रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ना शहबाज शरीफ साहब के कहने पे ये ऐसा कुछ हुआ, ना ही हमें इसका मालूम है, हम तो इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। एक्शन तो फिर पाकिस्तान टेलीविज़न को अगर हुकूमत कंट्रोल नहीं करती तो फिर किसके कंट्रोल में होता है, इस सब पे भी बात करेंगे। और नई हुकूमत को क्या क्या चैलेंजेस होंगे, अपोजिशन किस तरह का किरदार अदा करेगी, और ये जो अब रिज़र्व सीट्स नहीं मिली हैं, आगे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है और उसके बाद सेनेट का इलेक्शन होना है, तो ये किस तरह से होगा, इस सारे मामलों पे कानूनी एंगल्स भी जानेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है गुलाम अब्बास हरल साहब है, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया हरल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम हरल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हरल साहब, सबसे पहले तो एक कानूनी नुक्ता मुझे बता दीजिए। पिछले दिनों में जो डिस्कशन चल रही थी वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है कि वो रिज़र्व सीट्स किसी को ना दे, उसको तो हर सूरत देनी पड़ेंगी। ये ख़वातीन का जो मखसूस कोटा है और जो मिनॉरिटी सीट्स हैं ये देनी होती हैं हर जमात को, उसकी जीत की तनासुब से, जितनी उसने सीटें विन की हैं उसके हिसाब से। अब आज इलेक्शन कमीशन ने वो देने से इनकार कर दिया और ये भी इतलात है कि हो सकता है कि वो बाकी सब में डिवाइड कर दी जाए। क्या ये कानूनी और आइनी तौर पे दुरुस्त है? इस पे पहले तशरीफ फरमा दें। देखिए, इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि जब भी कोई पार्टी जो है वो इलेक्शन के लिए जाती है तो उसने साथ अपने, जैसे आपने इंट्रो में फरमाया कि उसको तरजीह जो लिस्ट होती है वो साथ
लगानी होती है, जिस बुनियाद पे जो है वो उनको रिजर्व सीट्स दी जाती हैं, जिसमें जी। नॉन मुस्लिम्स होती हैं और जो है ख्वातीन का फीमेल की मखसूस जो कोटा होता है। खवातीन की हम्म। कोटा होता है। हम्म। तो उसमें उन्होंने कुछ लिमिटेशन भी रखी होती हैं, लेकिन चूंकि इसमें जो आपका दस्तूर है वो बड़े वाज़ेह है ठीक। कि हर जमात जो भी वो जितनी जिस तनासब से वो मुंतखब होकर आएगी, जितनी भी सीटें लेगी ठीक उसके है। हिस्सा से, और वो मखसूस जितनी भी सीटें हैं उसको मिलनी है, वो किसी ठीक है। और जमात को नहीं जानी। हम्म। देखिए, मैंने जैसे कई दफ़ा अर्ज किया है कि ये पीटीआई को ही मिलनी है। पीटीआई, चूंकि पीटीआई ने वहाँ पे इस वक्त जब बतौर जमात जो है वो इस इलेक्शन से आउट हो गई, उनका जो निशान है वो ले लिया गया, तो उन्होंने इल्हाक कर लिया अपना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से। हम्म। अब ये जो दरखास्त दी हुई थी इलेक्शन कमीशन में, ये पीटीआई ने नहीं दी हुई थी, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने दरखास्त दी हुई थी कि हमें जो है हमारे जो जिस तरह हम मुंतखब होकर आए हैं उसी तनासब से हमें रिजर्व सीट्स जो हैं वो एलोकेट की जाए। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने उसका जो एप्लीकेशन दी थी वो उन्होंने डिसमिस कर दी। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जो भी फैसला यहाँ महफूज हो जाता है और उसी से हमेशा वो गैर महफूज रहता है जो भी रिलीफ के लिए जाता है किसी भी अदालत में या किसी अदारे में। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये जो जितनी भी रिजर्व सीट्स हैं, अब उसके बगैर तो असम्बली जो है वो इनकम्प्लीट है, उन्होंने एलोकेट होना है किसी जमात को। और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी भी वहां पहुंची हुई हैं सीटें लेने के लिए। देखिए जी हरा साहब, एक तो ये समझ नहीं आती है ये कैसे पहुंच गई वहां पे। या तो दो पॉइंट्स बनते हैं, हम दोनों अगर एंगल देख लें, या तो इनको पहले से मालूम था, या भी हो भी सकता है कि इनसे कहा भी गया हो, या प्री प्लान ये सारी चीज़ें हो, जैसे कि तहरीक इंसाफ के कह रही है कि ये प्री प्लान है क्योंकि ये लोग पहले पटिशन लेके चले गए, पटिशनर बन गए और अब हमें सीट्स नहीं दी गई, तो हो ये बाकायदा तौर पे चीज़ें लिंक्ड है आपस में। आपको लगता है इनका कोई लिंक है? क्योंकि पीएमएलएन का या दूसरी जमातों का पटिशनर बन के जाना बनता नहीं था, जब उनको उनका हिस्सा दे दिया गया तो फिर वो दरवाजे जाके खटखटा रहे हैं, हेलो जी सीट्स हमें दे दो, उनका तुक नहीं बनता ना ये सारा कुछ करने का। देखिए, वो तो ऐसे पहुंचे हैं जैसे कोई लंगर तकसीम हो रहा है और वो लंगर लेने पहुंच गए हैं। सूरत हाल तो साहब लंगर की है ना, आप देखें इनको नहीं मिला तो फिर बाकी सबको एलोकेट होंगी, मतलब सूरत हाल तो वही बन गई ना ऑलमोस्ट। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि ना वो सीटें नून लीग को मिलनी है, ना पीपल्स पार्टी को मिलनी है, ना किसी और जमात को मिलनी है। जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये कानून में लिखा हुआ है, कानून में बड़ा वाज़ेह है कि जो भी आज़ाद उम्मीदवार जीतेगा वो जिस जमात में शामिल होगा उसी जमात को ये उसी तनासब से जो उनकी सीटें मुंतखब होकर आए हैं उसी तनासब से उसी जमात को मिलेंगी। और ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अब सीटें बनती हैं, क्योंकि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार जीत के आए हैं वो सारे वो पीटीआई के सपोर्टेड थे और वो सारे अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए हैं। तो लिहाजा अब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो सीटें हैं उसी हिसाब से वो बढ़ गई। वो जितनी भी आज़ाद वहाँ पे शामिल हुए हैं तो उसी निस्बत से और उसी तनासब से। हरल साहब इलेक्शन कमीशन ने ये रिजर्व सीट्स के मामले में जो फैसला दिया है उस हवाले से उसने लिखा है अपने फैसले में कि दीगर जमातों की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में उनकी सीटों के तनासुब से तकसीम की जाएंगी, असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रखी जा सकती। आप हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ये सीटें जो हैं जो आज़ाद उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ लेड सुन्नी इत्तेहाद उन्हीं को मिलनी है, उन्हीं का राइट है। इलेक्शन कमीशन अपने फैसले में कह रहा है कि जो बाकी जीत के आए हैं अपनी जमातों के साथ अब उनमें तकसीम की जाएंगी, तो ये क्या इशू बन गया? देखिए, इलेक्शन कमीशन के जितने भी आप फैसले देख लें वो सारे बदनीति और इस पे मुबनी है और मेलाफर्डी पे मबनी है और मैं समझता हूँ ये बड़ा गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला है। अच्छा। और इसकी कोई अहमियत नहीं है कानूनी, और ये हाई कोर्ट में जाके ये फैसला जो है वो कलअदम हो जाएगा, हाई कोर्ट से हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसे प्रेसिडेंट मौजूद हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने वो बल्ले वाला निशान छीन के एक गलत फैसला दिया, वो भी फैसला जो है वो कानून से मुताबिकत नहीं रखता। होने को तो कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में, यहाँ पे कानून और आइन नाम की चीज जो है वो नजर नहीं आती। ये पाक सरजमीन जो है
कानून और आइन से बिल्कुल मुबर्रा हुई हुई है। लेकिन ये अगर किसी भी अदालत ने, आला अदलिया ने इंसाफ पे फैसला दिया और कानून और आइन के मुताबिक फैसला दिया, तो फिर ये फैसला जो है वो कलअदम हो जाएगा। मैं हरल ये साहब, बात हरल साहब माजरत के साथ, ने दिया, जी जी आप बात कंप्लीट कर लें। अगर किसी आला अदलिया ने फैसला कानून के मुताबिक दिया, क्योंकि यहाँ पे फैसले जो हैं वो जरूरत के तहत दिए जाते हैं, नजरिया जरूरत के तहत होते हैं। अच्छा हरल साहब, नजरिया जरूरत बिल्कुल होता है। अच्छा, इफ्तिखार साहब ने उनकी एक रिपोर्ट थी पिछले दिनों डॉन न्यूज़ में, वो छपी थी, जिसमें उन्होंने रेफरेंस दिया था कि हाई कोर्ट जजमेंट का, हाई कोर्ट की एक जजमेंट है 2018 की, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि रिजर्व सीट्स का कोटा जो है पार्टी का नॉन ट्रांसफरेबल है, जिसके खाते में बनता है उसी को मिलेगा। तो क्या इलेक्शन कमीशन ने ये जो अब इसको ट्रांसफरेबल बना दिया है, उस जब ये हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, जैसे आप कह रहे हैं, जैसे तहरीक इंसाफ ने भी अनाउंस कर दिया कि वो उसको चैलेंज करने जा रही है, तो क्या ये उस वक्त ये भी रेफरेंस कोर्ट किया जाएगा, ये भी देखा जाएगा वहाँ पे? बिल्कुल किया जाएगा। इस हवाले से प्रेसिडेंट मौजूद है, जिसमें वो पाप पार्टी वाला प्रेसिडेंट आपके सामने मौजूद है। बिल्कुल, बिल्कुल। और भी बहुत सारे प्रेसिडेंट हैं जिसमें ये बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो किसी का कोटा बनता है किसी भी पार्टी का, उसके अलावा वो कहीं जा नहीं सकता। तो ये तो बड़ा, मैं समझता हूँ कि अगेंस्ट द लॉ एंड फैक्ट्स ऑफ द केस है ये जो इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन दिया है। तो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और ऐसे बहुत सारे जो प्रेसिडेंट मौजूद हैं जिनमें ये बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो जिस जमात ने उस जीत के आई है, जितने, और उसमें बड़ा ये भी वाज़ेह लिखा हुआ है कि आज़ाद उम्मीदवार आगे उसमें प्रोवाइडेड है, जहाँ पे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जिस जमात में जाएंगे उसके बाद जो है उसके तनासब से। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी थिन सी लाइन है हरल साहब, बहुत थिन सी लाइन है। इशू ये है कि वो कह रहे हैं, या जो पिछले दिनों में डिबेट होती रही है, वो ये है कि आज़ाद उम्मीदवार अगर किसी जमात में जो फाइनली इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिजल्ट अनाउंस होते हैं उसके 3 दिन के बाद, 3 दिन के अंदर अंदर वो किसी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो कर लेते हैं और उस जमात की जानिब से जो ऑलरेडी रिजर्व सीट्स का कोटे के हसूल के लिए जो एक दरख्वास्त दी होती है, जो नाम दिए होते हैं, जो एक एप्लीकेशन दी होती है, जो जिसमें ये क्लेम किया होता है जी हमारे इतनी रिजर्व सीट्स ये नाम है, अगर मिलती हैं तो वो नहीं दी गई सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से। अभी इलेक्शन कमीशन अपने फैसले में भी ये चीज़ मेंशन की है। तो क्या जैसे आज़ाद की हम बात कर रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवारों की, तो बाप पार्टी का हमारे पास रेफरेंस मौजूद है, वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनको एलोकेट की गई। तो क्या अभी ज़रूरी है आइन और कानून के मुताबिक या इलेक्शन एक्ट के मुताबिक, इलेक्शन के मुताबिक के लाजमी वो देनी है उन्होंने वहाँ पे वो लिस्ट, तो फिर ही कोटा मिलेगा, या उसके बगैर भी सारे पिछले रेफरेंसेस को छोड़ दें, सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक बात करें? देखिए, इस हवाले से जो है एक और भी रेफरेंस मौजूद है, जिसमें जब फाटा जो है वो केपीके में जम हुआ, उसके बाद जो है उनकी जो सीटें थी उनको मखसूस उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने खुद जो है वो एलोकेट की। ये तो देखिए ना, इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है या इलेक्शन कमीशन जो है, उसका दोहरा मेयार है कि वो अगर कोई और पार्टी जाती है या कोई और फरीक उनके पास होता है तो वो और तरह का फैसला देता है। और अगर एक मखसूस जमात जो है जिसको एक वो और तरह के उनके फैसले आते हैं। मुझे थोड़ा सा मार्जिन दीजिएगा हरल साहब, मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है बाबा डोगर साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया डोगर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम डोगर साहब। डोगर साहब, सबसे पहले तो डेफिनेटली हम बात करेंगे कि आज ओथ ले लिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, लेकिन उसके बाद जो अभी तक की अहम खबर आ रही है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तो फैसला दे दिया, महफूज फैसला गैर महफूज साबित हुआ तहरीक इंसाफ लेड सुन्नी इत्तेहाद के लिए कि रिजर्व सीटें उनको नहीं मिलेंगी। इसके बाद अब देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो असम्बलियों में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भौंचाल किसी कैफियत में है उनकी, वो कहीं पे भी कोई बैठ के सब्र व तहम्मुल वाली अपोजिशन करने के मूड में नहीं है, इसके बाद ज़्यादा अग्रेसिव हो सकती है। देखो, पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ को एक अपॉर्चुनिटी मिली। जो हालात है वैसे आज से 6 महीने पहले के आप हालात देख लें, 9 मई के वाकयात के बाद जो कुछ हो रहा था,
उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, एक ओपनिंग मिली थी इनको, और इनको चाहिए था कि थोड़ा सा सबूत तहमुल दिखाते ठीक है। और हालात को बेहतर करने की कोशिश करते। और अगर ये हालात को बेहतर करने की कोशिश करते तो तरफ आते तो हालात थोड़े बेहतर होते। आगे सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, आगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन आ रहे हैं, इन्होंने आते सार ही जो जारहाना अंदाज अपनाया। ठीक है। आपको उदाहरण लगा लें, केपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट है, केपीके के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने उनकी उस टाइम के बाद ये कि उनकी नॉमिनेशन से पता चल गया था कि पीटीआई का मूड क्या है, पीटीआई क्या चाह रही है, बजाय इससे कि कोई मुफाहमत की चादत करती, कोई ऐसी चीज करती जिससे इनके लिए नए रास्ते खुलते, एक नई विंडो खुलती और थोड़ी सी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती इनकी। ये जो रास्ता तैयार कर रहे हैं इससे मामला मजीद खराब होंगे, पीटीआई के लिए मामला मजीद खराब होंगे। आने वाले दिनों में जो सिचुएशन है वो मजीद खराब हो सकती है। लेकिन डोगर साहब, अगर तहरीक इंसाफ लेड सुन्नी इत्तेहाद ये क्लेम करते हैं कि ये रिजर्व सीट्स हमारी हैं, हमारा राइट है, तो मेरे ख्याल में उस पर वो हक बजानिब हैं, उनकी रिजर्व सीट्स हैं। अब अगर इलेक्शन कमीशन बाकी सब में बांट दे माले गनीमत समझ के, तो आपको नहीं लगता कि ये फैसला मुतनाज़े है? मैं आपसे बिल्कुल अर्जी करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, पहले आपने उस पॉलिटिकल पार्टी से उसका नाम छीन लिया, उसके बाद उससे उसका निशान छीन लिया, निशान छीनने के बाद अब उसकी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी छीन जाएंगी। आपको मैं ये बताता चलूँ कि उन मखसूस नशिस्तों को क्यों नहीं दिया जा रहा, उसका आगे नुकसान क्या होगा। सदर का इलेक्शन आ रहा है, सदर के इलेक्शन में मखसूस नशिस्तें नहीं होंगी, उसकी वजह से उनका वोट कम हो जाएंगे। सदर के इलेक्शन के फौरी बाद सेनेट का इलेक्शन है, सेनेट के इलेक्शन में अगर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं, पंजाब में उनकी 103 सीटें हैं, अगर उनको मखसूस नशिस्तें मिलती हैं तो उनकी 131 सीटें हो जाएंगी। ठीक है। और सेनेट के इलेक्शन की 11 सीटों में से वो 4 सीटें आराम से जीत सकते हैं। और अगर उनको 30 मखसूस नशिस्तें ना मिली पंजाब में तो सेनेट की 11 में से 1 सीट मिलेगी, 10 सीट नून लीग 10 सीटें जीत जाएगी, ये नुकसान होगा। तो लेकिन एक चीज तो क्लियर है, वो वाज़ेह है कि आगे चलकर सेनेट का इलेक्शन सबसे अहम इलेक्शन है। सेनेट के इलेक्शन में अगर अब इलेक्शन कमीशन ने जो इनको आज का जो फैसला है उसका बड़ा इम्पैक्ट जो है, सबसे बड़ा जो नुकसान पीटीआई को होगा वो सेनेट के इलेक्शन में होगा। सदर का इलेक्शन तो उन्होंने वैसे भी हार जाना था। हाँ, सेनेट के इलेक्शन में उनकी सीटें जो है 7-8 सीटें कम हो जाएंगी और उसको, लेकिन इनको चाहिए था कि अभी भी डोगर साहब, तहरीक इंसाफ लेड सुन्नी इत्तेहाद ने आज ये सेनेट में अपील की है कि सदारती जो इंतखाब है वो भी और सेनेट का जो इंतखाब है उसको भी डिले किया जाए, क्योंकि वो अदालतों में इस चीज़ को चैलेंज करने जा रहे हैं। फिर जाहिर सी बात है इतनी जल्दी तो फैसला नहीं आने वाला, थोड़ी बहुत इस पर डिबेट होगी, उसके बाद फैसले महफूज होते हैं, फिर उसके बाद फैसले आते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें आपको लगता है, क्योंकि सेनेट के चले सदारती में तो ज़रूरी हो ना हो, चले जैसे वज़ीर-ए-आज़म का चुनाव हो गया, असम्बलियों के चुनाव हो गए तो शायद सदारती भी हो जाए, लेकिन सेनेट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ का डिसीजन हो जाना कि रिजर्व सीट्स किसको मिलती हैं किसको नहीं मिलती। देखिए, ये सारे आईनी मामला हैं, ये आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं। इससे पहले इन्होंने ये भी कहा था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने असेंबली का इजलास नहीं बुलाया, कि असेंबली का इजलास इसलिए नहीं बुला रहे थे कि ताकि इनको मखसूस नशीसें मिले, क्योंकि असेंबली का कोरम पूरा नहीं है। लेकिन बाद स्पीकर ने आईनी तौर पर 21वें दिन स्पीकर ने खुद इजलास बुला लिया। उसके बाद उसको हालांकि आईनी तौर पे 21वें दिन डोगर साहब 21वें दिन स्पीकर साहब ने इजलास तो बुला लिया, लेकिन स्पीकर का इस्तेकाक नहीं था वो इजलास बुलाने का, क्योंकि स्पीकर का जो उनके आर्टिकल 91 में इस्तेकाक है वो है कि अगर 1/3 कौमी असम्बली लिखकर स्पीकर को भेजे, रिक्वेजिशन कर सकता है, फिर स्पीकर उसकी बेस पे वो इजलास बुला सकता है। अभी तो ये भी समझ नहीं आ रही कि स्पीकर साहब ने भी वो इजलास कैसे बुला लिया। लेकिन आइन में ये भी तो लिखा हुआ है जी, 21वें दिन तक लाजमी आनी है। इलेक्शन के रिजल्ट के नोटिफिकेशन के 21वें दिन जी 21वें दिन असेंबली का इजलास होना है जी, बिल्कुल। और अगर सदर उससे पहले तो इजलास बुला सकता है, लेकिन 21वें दिन इजलास होना ही होना है। मसला तो डोगर साहब आज आगे फंस गया ना इलेक्शन कमीशन की
डोगर साहब, मसला तो आ जाए कि हर दफ़ा इलेक्शन कमीशन पे फंस गया। इलेक्शन कमीशन एक्सरसाइज करता है, एक काम उसको करना होता है इलेक्शन करवाने का, वो भी वो ढंग से नहीं करवा सका, उसमें भी इतने इश्यूज हैं। अगर टाइम पे एलोकेट कर दी जाती है रिजर्व सीट्स, जिसका इस्तेकाक है, जिसकी जितनी विनिंग सीट्स हैं उसके हिसाब से उनको बांट देते, तो शायद सदर साहब भी ये स्टेप ना लेते, उसके बाद ये बहरान ही ना आता। मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैं इस बात पे तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पीटीआई जो है पीटीआई के जितने भी कैंडिडेट थे उन्होंने पीटीआई का टिकट जमा करवाया था। बड़ा वाज़ेह है कि कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो पीटीआई के टिकट पे लड़े, चाहे आजाद लड़ना पड़ा, चाहे बल्ले के निशान के बगैर लड़ना पड़ा, लेकिन ये क्लियर है कि पीटीआई के हमारे याफ्ता कैंडिडेट्स कौन से हैं। अब इलेक्शन हो गया, जीतने वाले जीत के आ गए, अब उनको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। मैं और आपने जो करना था कर लिया, चाहे वो फॉर्म 45 का इशू है या फॉर्म 47 का इशू है। बल अब रिजल्ट आ गया, अब आगे चलना है तो उनको नशिस्तें मिलनी चाहिए। और ये भी मैं मानता हूँ कि ये एक बदनीति है इलेक्शन कमीशन की, और बदनीति इसके पीछे ये है कि आगे सेनेट का इलेक्शन आना है। सेनेट का इलेक्शन जो है, ये जो सीटें हैं सेनेट के इलेक्शन में इम्पैक्ट डालेंगी। अगर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती तो उनकी 6 से 7 सीटें सेनेट में कम हो जाएंगी, और उसका फायदा जो अल्टीमेटली नून लीग और बे पार्टी को होगा। तो ये तो सारी इसमें बे पार्टी, नून लीग और इलेक्शन कमीशन सारे शामिल हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से इनको इलेक्शन में फॉर्म 47 के जरिए सीटों से महरूम किया गया, अब मखसूस नशिस्तों को रोक के और अल्टीमेटली इनको सेनेट की सीटों से महरूम कर दिया जाएगा। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां से जाके हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से इनको ये सीटें मिल जाएं, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उनको ये सीटें दे दे, लेकिन उस वक्त तक सेनेट का इलेक्शन हो चुका होगा। यही बड़ा मसला है ना डोगर साहब। मैं जरा इस पे आईनी एंगल भी जान लूँ, कानूनी एंगल भी जान लूँ हरल साहब से। हरल साहब, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इनको ये नशिस्तें दे दे, हो सकता है हाई कोर्ट, जैसे आप कह रहे हैं कि पहले हाई कोर्ट में भी वो जा सकते हैं, मतलब कोई भी अदलिया जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, हो सकता है वो सीटें इनको वापस मिल जाए। लेकिन अगर वो सीटें वापस मिलती हैं तब तक डेफिनेटली इतना टाइम तो हो ही गया होगा कि सेनेट का इलेक्शन भी हो गया होगा और सदारती इंतखाब भी हो गया होगा। फिर इन सीटों का इम्पैक्ट क्या आएगा? क्या वो जो 2 डिसीजन हो चुके होंगे सदारती और सेनेट का, वो रिवर्स होंगे, दोबारा से इंतखाबात होंगे, क्या होगा, क्या है प्रोसेस, क्या होगा उसके बाद? देखिए, पहले तो ये ज़रूरी है कि ये फैसले जो भी हों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हों या सुप्रीम कोर्ट से हों, इनको सेनेट के इलेक्शन से पहले हो जाना चाहिए। और अगर कोई बदनीति नहीं है तो ठीक है, अगर बदनीति है तो फिर ये लेट भी हो सकते हैं, और अगर लेट हो भी जाए फिर भी मेरी नज़र में यही फैसले होने हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई कानूनी रास्ता नहीं है कि ये जो सीटें हैं ये वापस जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी है। लेकिन हरल साहब, ये तो हम बल्ले की दफ़ा भी सारी बहस चल रही थी ना कानूनी के, हर सूरत में उनको बल्ला देना पड़ेगा, वो नहीं ले सकता एंड टाइम पे आके बल्ला, लेकिन वो भी देख लेना, वो भी ले लिया अदलिया ने, तो यहाँ तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। देखिए, आप सही कह रही हैं, लेकिन चूंकि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ हम चलते हैं, मायूसी जो है वो नहीं रखनी चाहिए और यही उम्मीद रखनी चाहिए कि कानून बड़ा वाज़ेह है। ठीक है, होने को तो कुछ भी हो सकता है और होता आ रहा है इस मुल्क में 75 साल से, लेकिन इस हवाले से कानून बड़ा वाज़ेह है, और वो सीटें जब इनको वापस मिल जाएगी फिर उसी निस्बत से और उसी तनासब से जो अगर फर्ज करें कोई सेनेट की और किसी जमात की तरफ से मुंतखब होके आते हैं सेनेटर जो है, वो अल्टीमेटली फिर वो वापस हो जाएगा, वो सारा कुछ रिवर्स हो जाएगा। तो ये एक देखें, एक आईनी और कानूनी बहरान बनाया जाता है। इदारे जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक काम नहीं करते, तो उससे बेहतर है कि आप इस मुल्क को अगर आपने निकालना है, यानी कि आप कह रहे हैं कि उनको अगर मुल्क को आईनी बहरान से निकालना है, मुल्क पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी लेके आनी है, तो इनको ये सीटें दे दी जाएं, ये कहना चाह रहे हैं? हम तो देखिए फायजा, हम तो ये बड़ी मुद्दत से और बड़े अरसे से ये बात कहते आ रहे हैं कि खुदारा फिक्स जो इंतखाबात आप करवाते हैं, जो फिक्स होते हैं ऑलरेडी, उनको ना करवाया करें। महाज राय की सियासत ये तो करते हैं, ये नहीं होना चाहिए हरल साहब, लेकिन हम क्या करें ना, 8 तारीख के फैसले कुछ और थे, 8 तारीख को रिजल्ट्स कुछ और आ रहे थे। हरल साहब, 8 तारीख को रिजल्ट्स कुछ और आ रहे थे, 9 के सुबह रिजल्ट्स कुछ और आने लग गए, ये तो फिर अब हम क्या करें, बदकिस्मती है। मैं ज़रा डोगर साहब से जान लूँ। डोगर साहब, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ओथ ले लिया अपने ओहदे का, अब बतौर वज़ीर आज़म डेफिनेटली अपनी जिम्मेदारियाँ उन्होंने उठा ली हैं,
नई वफाकी हुकूमत को आपको क्या लगता है असल खतरा किससे है? क्योंकि गैर मकबूल हुकूमत के सख्त फैसले अवाम के लिए भी थोड़ा सा उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा, क्या कहते हैं? देखिए, ये वो जो कहते हैं कि ये पीडीएम पार्ट 2 है, यानी कि वही पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्ट 1 में थी अब दोबारा है। ठीक है। आप देखें कि इस कोलिशन में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, फिर पार्टी जो है वो मिनिस्ट्रियां नहीं लेना चाह रही, वो पीछे हट रही है, वो कह रही कि हम पीछे बैठेंगे लेकिन हम मिनिस्ट्रियां नहीं देंगे। सबको नजर आ रहा है कि इस गवर्नमेंट से डिलीवर नहीं हो पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ने हैं। IMF के पास ये दोबारा जा रहे हैं, IMF के पास जाने का मतलब ये है कि IMF की जो कंडीशंस है वो दोबारा से लागू होंगी, पेट्रोल मजीद महंगा होगा, बिजली मजीद महंगी होगी, अवाम बेचारी पहले ही पिट के मर चुकी हुई है, अवाम का बुरा हाल है। ऐसे में मजीद IMF के पास जाना, मुश्किल फैसले करने, इकोनॉमिक रिवाइवल की कोई चीज नजर नहीं आ रही, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिससे ये अवाम को रिलीफ दे दें। तो लग रहा है कि, और फिर दूसरी बात ये है कि MQM जिस तरह से वो मिनिस्ट्रियां मांग रहे हैं, हर कोई अपना शेयर मांग रहा है, पावर शेयरिंग फार्मूला सेटल नहीं हो रहा। एक तरफ ये पार्टी कह रही है हमने मिनिस्ट्रियां नहीं लेनी, दूसरी तरफ वो ये कह रही है कि हमें तमाम अथॉरिटीज के चेयरमैन भी दिए जाएं, हमारी मर्जी के ब्यूरोक्रेट भी लगाए जाएं। ब्यूरोक्रेसी में वो शेयर मांग रही है, अथॉरिटीज में शेयर मांग रही है, आईनी सीटों पे वो शेयर मांग रही है। तो बेसिकली वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं ना, वो चाह रहे हैं कि बैगेज जो है बैड गवर्नेंस का वो हम पे ना आए, लेकिन लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है उसके मरहूने मिन्नत रहे PMLN उनके। जी मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी, जो मुझे जहां तक समझ आई है कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस जितना भी है पीपल्स पार्टी अपने पास रखना चाह रही है, और ताकि PMLN उनकी मरहूने मिन्नत रहे, और बाकी जो है वो बैड गवर्नेंस का बैगेज वो उठाने को तैयार नहीं है PMLN के साथ। वो ये चाह रही है, वो चाह रही है कि मीठा मीठा हाँ करवा थू यानी कि वो जो सारी आईनी सीटें हैं, ठीक है, चाहे वो चेयरमैन सेनेट है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो गवर्नर्स हैं, वो सारी इनके पास हो। उसके बाद जितने भी महकमे हैं वहाँ पे अगर मिनिस्ट्री नहीं है तो सेक्रेटरीज उनके कोटे के उनके लग जाएं। पंजाब में वो तमाम अथॉरिटीज जो है, चाहे LDA है, वास्ता है, टेबटा है, फूड अथॉरिटीज है, वहाँ पर वो अपने चेयरमैन लगवाना चाह रही है कि चले पंजाब में मिनिस्ट्रियां नहीं हो तो कम से कम इन अथॉरिटीज के हेड्स हमारे हो, ताकि हमारे जो लोग हैं वो मैक्सिमम अकोमोडेट हो जाए। पंजाब में गवर्नर भी चाह रही है, वो तो बैक सीट पे बैठ के सारी पक्ष एंजॉय करना चाह रही है, ताकि सारी जो बर्डन है वो नूली के ऊपर। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, इस सब के अलावा खालिद मकबूल सदीकी साहब ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट दे दी, मतलब मैं तो सुन के सरप्राइज रह गई। एक जानिब MKM जो है वो वजारतें मांग रही थी, दूसरी जानिब फिर उनकी मुबैना ऑडियो लीक्स भी हो गई। अब खालिद मकबूल सदीकी साहब ने जनाब कहा है कि जिस तरह 2018 में जितवाए गए थे उसी तरह 2024 में आपकी दफ़ा हरा भी दिया गया उनको, यानी कि ये वो अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुद अपने अल्फाज में वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हरवा दिया गया आपकी दफ़ा। ये तो सारे पाकिस्तान को पता है, हर बंदे को पता है कि लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ना डॉक्टर साहब। अवाम को पता, फॉर्म 45 वालों को पता, अवाम को पता, फॉर्म 45 वालों को पता, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ये शायद अनइंटेंशनली उनके मुंह से निकल गया है या जोशे खिताबत में वो बोल गए हैं। मेरा ख्याल है कि इंटेंशनली वो ये बोल गए हैं, जोशी खिताबत में बोल गए, लेकिन बात तो सच्ची उन्होंने की है कि जिस तरह से 2018 में पीटीआई वहां से जीती, उसी तरह से MKM को अब दोबारा जितवाने वाले जो थे उन्होंने MKM को जितवा दिया, लास्ट टाइम उन्होंने PTI को जितवा दिया। तो वो तो जिस तरफ इशारा कर रहे थे वो तो बड़ा क्लियर है कि जिनकी तरफ इशारा कर रहे थे कि किन्होंने 2018 में PTI को जितवाया था और अब उनको MKM को जितवा दिया। बस इशू ये है कि ये जो भी जितवा दिया, लेकिन अब अगला जो डिलीवरी का निजाम है, अब गवर्नमेंट बन चुकी है, पावर शेयरिंग फार्मूला जो है वो भी सेटल हो चुका है। अब असल इशू है डिलीवरी का, चैलेंज है ये इनसे नहीं होना। MKM जो फेडरल गवर्नमेंट में आप दादा लगाए जूतों में दाल बट रही है इस टाइम, हर कोई मैक्सिमम हिस्सा लेना चाह रहा है और हर कोई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे भागना चाह रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे ना आए, हर एक को नजर आ रहा है कि अगर ये सिस्टम ना चल सका, 3 साल के बाद इलेक्शन में जाना पड़ा
तो अगली दफा तो जमानत, अब तो फिर नून लीग को पंजाब में 80-90 हजार वोट पड़े और 30-40 हजार का फर्क था। अगली दफा जमानतें बचाना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह इकोनॉमिक सिचुएशन। पीएमएलएन पंजाब में परफॉर्म कर सकेगी? मरियम साहिबा का इससे पहले चले पार्टी एक्सपीरियंस तो है, लेकिन उनका किसी ओहदे का एक्सपीरियंस नहीं है ऑफिशियली गवर्नमेंट में। आपको लगता है कि परफॉर्म कर सकेगी? वैसे पीएमएलएन ने जो उनके साथ जो गवर्नमेंट के कुछ बनाने के लिए कुछ मेंबरान उतारे हैं, वो खास एक्सपीरियंस्ड है। देखिए, पंजाब में तो उनको सिंपल मेजोरिटी हासिल है, फेडरल गवर्नमेंट वाले मसाइल पंजाब में नहीं है। हासिल है या हासिल करवाई गई है, जो भी कह ले। जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, मैंने कहा हासिल है सिंपल मेजोरिटी या हासिल करवाई गई है, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो उस पर भी क्लेम कर रही है ना सीटों में। देखिए, जब ये तो नहीं हो सकता कि ऊपर 47 बदल दिए गए हों और नीचे 47 वही हों। जब ऊपर एमएनए का इलेक्शन चेंज होता है तो नीचे एमपी का भी इलेक्शन चेंज होता है, वो क्यों नहीं चेंज होता? तो अगर ऊपर जो है वहां पर मेजोरिटी दिलवाई गई है तो नीचे से भी मेजोरिटी दिलवाई गई है, इसमें तो दूसरी कोई राय है नहीं है। पर अब उनको सिंपल मेजोरिटी पंजाब में मिल चुकी है, कुछ उन्होंने आजाद अरकान को साथ मिला लिया, लेकिन पंजाब में एक नया एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। पंजाब में मरियम नवाज जो है वो चीफ मिनिस्टर होंगी, मरियम औरंगजेब जो है वो सीनियर मिनिस्टर होंगी, उसवा बुखारी जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होंगी। तो खवातीन की खासी डोमिनेंस होगी और ऑब्जेक्टिव और जो ऑब्जेक्टिव खवातीन उनकी रेड लाइन भी है ना डोगर साहब, मरियम साहिबा की खवातीन रेड लाइन भी हैं। वो जो मुखालिफ की खवातीन है शायद उनको निकाल के, क्योंकि अभी तक उन्होंने उनकी कोई बात नहीं की। जो टारगेट है वो यही है कि खवातीन जो का 52% है या 4% है कि उनका वोट किस तरह से तोड़ा जाए। खवातीन की गवर्नमेंट है, खवातीन का फोकस है, लेकिन ये सब जितनी भी खवातीन है इनके पास गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई तजर्बा नहीं है, पहली दफा हुकूमत संभाल रही हैं। तो और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ बड़े तजर्बाकार थे। शहबाज शरीफ के साथ राना सना जो थे बहाल, राना सना के साथ आप जितना मर्जी खिलाफ कर ले, लेकिन गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन उनको आती है। उन्होंने 10 साल ये सुबह चलाया। पीटीआई ने एक नया तजुर्बा किया, उस्मान बुज़ार को लेके आया जो फ्लॉप हो गया, पीटीआई के गले पड़ गया। ये तो बाद में इमरान खान की अपनी पॉपुलैरिटी है जो पीटीआई के साथ हुआ। एग्जैक्टली, शख्सी वोट तहरीक इंसाफ को पानी पीटीआई का ही पड़ा है। डॉक्टर साहब, मैं एक कमेंट ले लूं हरल साहब से भी। हरल साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान टेलीविजन को कुछ ना कुछ हो जाता है जब भी स्पेशली अपोजिशन तकरीर करती है। अपोजिशन लीडर जो आज उमर अयूब साहब को नॉमिनेट कर दिया गया है, जब वो भी वज़ीर आज़म के कैंडिडेट थे। शहबाज शरीफ साहब की दफ़ा तो कुछ नहीं हुआ, बिलावल साहब की दफ़ा भी आज कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचकज़ई साहब की दफ़ा भी पीटीवी को कुछ बुरा लग गया। फिर अपोजिशन के जब अरकान आते हैं तो तब भी ब्लैकआउट हो जाता है, कभी आवाज़ बंद हो जाती है, कभी कोई इश्यूज आ जाते हैं। ये क्या हो रहा है सर? हरल साहब देखिए, पैदा आज़ादी इज़हार राय जो है उस पर कदगन नहीं लगाई जा सकती, और हम बड़े सालों से ये कह रहे हैं कि आज़ादी इज़हार राय पे आप पाबंदियां मत लगाएं, और इस तरह आप अपने मतलूबा नताइज जो है वो हासिल नहीं कर सकते। ये लोगों का बुनियादी और कानूनी और आईनी हक है कि वो अपने राय का इजहार करें, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो है सारे मीडिया चैनल्स और सारा कुछ ब्लैकआउट कर दिया जाता है। आप देख लें कि टेलीविजन ब्लैकआउट हो गया तो फीड तो वहीं से लेनी है तमाम प्राइवेट चैनल्स ने, तो वो भी ब्लैकआउट हो गए, फिर वो भी नहीं दिखा सकते असम्बली का सेशन। और अगर कोई मीडिया चैनल हाउसेज वाला जो है वो कोई जुर्रत का मुजाहरा करता है तो उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां ऐड कर दी जाती हैं, और फिर उसको विक्टिमाइज किया जाता है, उसका कारोबार को विक्टिमाइज किया जाता है। तो ये सारे मामलात हैं इस मुल्क में जो हम कई सालों से कह रहे हैं कि ये मामलात जो है इस तरह हल नहीं होने। आप लोगों का जो है उनकी राय का एहतराम करें, लोगों की राय का एहतराम करें, आज़ादी इजहार राय होना चाहिए। हरल साहब, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब, लास्ट पॉइंट आपसे, लास्ट आपका कमेंट जानना चाहूँगी। ये जो पाकिस्तान टेलीविजन जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है या जिस तरह से वो ब्लैकआउट हो जाता है एकदम से, उसको बुरा लग जाता है, 2018 का रिप्ले आपको लगता है दोबारा से होगा? देखिए, पार्लियामेंट सुप्रीम है। जब आप पार्लियामेंट को सुप्रीम मानते हैं तो पार्लियामेंट में इजहार राय की हर एक को आज़ादी है। अगर पार्लियामेंट में आपने अपनी राय का इजहार नहीं करना तो फिर मुझे बताएं
वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाकर आप अपनी राय का इजहार करेंगे। Exactly. तो इनको अब बहुत हो गया, अब इनको ओपन कर देना चाहिए। ये जो प्रेशर पकड़ है ये किस दिन फट जाएगा। इससे जब तक आप इसका ढकना उतारेंगे उस प्रेशर को खत्म करें, घुटन को खत्म करें, लोगों को अपनी राय कर देते हैं, लोगों का इजहार राय जो वो आवाम तक पहुंचने दें। वो तो बस पहुंचना, आप चाहे ट्विटर पे बंदी लगा दें, किस बंदी लगाएंगे, बच्चों से वसाइल हल नहीं। अब तो असेंबली में ये कहा गया कि बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी बंद कर दिया जाए। डोगर साहब, अब तो ये भी कहा जा रहा है कि बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी बंद कर दिया जाए। मुझे लगता है कि इस दौर में आप दुनिया से कट के इस तरह नहीं रह सकते, सारी दुनिया से कट जाएंगे, कर देंगे। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज में काफी डिस्टॉर्शन है, हम तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया जितना भी हमने समझने की कोशिश की। नाज़रीन, आज़ादी इजहार राय हर पाकिस्तानी का हक है और उसका होना भी चाहिए, उसको आज़ादी इजहार राय जो है वो मिलना भी चाहिए। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।